द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आरजू काजमी साहबा। आरजू, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो नया कानून आया है सोशल मीडिया का गला घोंटने के लिए, इसको कहते हैं पैका एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। तो इसके खिलाफ जो है काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं, और ये अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक चीज़ ये कहती है कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती, फिर आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं हो सकती, कोई क्रिटिकल बात नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम जो है वो कौन डिफाइन करेगा कि ये चीज़ जो है ये ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ है या ग्लोरी ऑफ इस्लाम के हक में है? और फिर नज़रिया पाकिस्तान, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, आज तक उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। 1975 में वली खान, गौस बख्श बजिंजो और हबीब जालिब वगैरह पे एक केस चला था जिसको कहते हैं हैदराबाद ट्रिब्यूनल केस। तो उसमें उन पे एक इल्ज़ाम ये था कि ये नज़रिया पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखते। तो उनके वकील जो थे आबिद हसन मंटो, उन्होंने ये पूछा था सरकार से कि आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन किसी के पास नहीं थी। तो अब फिर जो है लॉ में ये कहा गया है कि ग्लोरी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ग्लोरी ऑफ इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की जाती। कैसे देखती हैं आप इन चीजों को? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कोई नया कानून नहीं लेकर आए हैं। इससे पहले भी ये कानून था, और अगर आपको याद हो तो असद तूर जो है वो भी इसी के तहत उनको अरेस्ट किया गया था। और इसके अलावा जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनमें फ़खर यूसुफजई है, जिनका केस अभी तक चल रहा है पीका का। और उसमें हुआ ये था कि इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर किसी जो फैसला कोई अदालत का आया था उसके बारे में कोई कमेंट कर दिया था जो पसंद नहीं आया। तो ये पहले भी था, अब मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब उसके अंदर रिलीजन भी डाल दिया गया है कि आप उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर सकते। पहले आप जो है वो सिर्फ ये कहा गया था कि आप आर्मी के बारे में या एजेंसीज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, और जजेस के बारे में या इस किस्म के फैसले जो है अदालत के उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन अब इसमें जो है वो पॉलिटिशियंस को और असेंबली को भी डाल दिया गया है, जहां तक मैंने सुना है कि अब आप यानी किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। आप ना, पहले हम कहते थे ना जी पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली है, उनको छोड़ देते हैं, उनको हम बोल सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि उनको भी नहीं बोला जा सकता। तो ये एक कह लीजिए काला कानून मैं इसको समझती हूँ है, इसलिए कि अगर आप हर तरह की बंदिश लगाएंगे तो लोग सिर्फ पाकिस्तान में तो बैठे हुए नहीं है। कहा यह जा रहा है कि ये इमरान खान के सपोर्टर्स की वजह से ये सारी सख्तियां आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह की पोस्ट होती रही हैं इमरान खान के अरेस्ट होने के बाद या उनकी गवर्नमेंट के गिरने के बाद, उसकी वजह से बहुत परेशान है। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट, बल्कि वो लोग भी जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, तो उनको भी इसकी परेशानी है। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान के सपोर्टर सिर्फ पाकिस्तान में तो है नहीं, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा सपोर्टर्स तो इमरान खान के बाहर बैठे हुए हैं। उनको कैसे रोका जाएगा? और ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए कि ठीक है आपने यहाँ तक कोई बात करनी है या उसके आगे आपने कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं करनी है। लेकिन अगर कोई चीज गलत गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी कर रहा है उसके बारे में अगर आप बात करने से रोक देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक बिल्कुल नाइंसाफी है। और इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान के ही जो जर्नलिस्ट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कई दूसरे लोग भी जो है, सिविल सोसाइटी भी आवाज उठा रही है, और एक तरह से इसको काला कानून के तौर पे इसको बात की जा रही है। लेकिन अभी कुछ लोग गवर्नमेंट के भी ऐसे उठे हैं जिनका ये कहना है कि ये जल्दबाजी में किया गया फैसला है, और अगर थोड़ा सा टाइम लगाते और उसके बाद मीडिया के लोगों से बातचीत करने के बाद इसमें जो भी चेंजेस थे वो करके फिर इसको लाया जाता तो बेहतर था। जी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसको ड्रेकोनियन लॉ करार दिया है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उसका लगता नहीं है कि मूड है या उनके पास इख्तियार नहीं है कि इसमें कोई सब्सटेंटिव चेंज वो ला सकें। अच्छा होगा कि अगर वो इसमें कोई तब्दीली लाएं। अच्छा, इसमें क्या है जो मैंने सुना, एक दिन टीवी पे आ रहा था कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ करने वालों को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबको जो है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी? तो कितनी बड़ी अथॉरिटी चाहिए होगी, कितने लोग चाहिए होंगे कि 27, 25, 26 करोड़ का ये मुल्क है, तो उसमें से अगर 2 करोड़ लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सबकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या होगा?
सर इन्होंने कहा तो यही है कि सबको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और सिर्फ उसमें यूट्यूब नहीं आता, उसके अंदर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, या अब एक्स जो हो गया है, हर तरह के सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ लिखकर भी लगाना चाहते हैं तो उसके हम्म, लिए भी अगर रजिस्ट्रेशन हुई होगी आपकी आईडी की, आप तभी हम्म, लिख पाएंगे, वरना आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अब ये चीज मुझे नहीं लगता कि इनको बचा सकेगी, अगर, क्योंकि हम्म, इसको चाइना 12 नहीं बना सकते, या हम्म, कह लीजिए कि जहां पर इस किस्म की पाबंदियां हैं वो कंट्री पाकिस्तान नहीं बन सकता, इसलिए कि बहुत सालों से पाकिस्तान में आजादी रही है, आजादी राय रही है, चाहे वो जितनी भी रही हो, लेकिन उसको आप बिल्कुल से गला घोट के नहीं रख सकते। आप कहाँ तक रोकेंगे? जाहिर है कि इन्हें डर वही है, इनको इमरान खान के सपोर्टर्स का डर उन्हीं की वीडियो से है, तो उनके चाहे वो इमरान रियाज खान हो या दूसरे हो, तो वो तो पाकिस्तान में होते भी नहीं है, बाहर होते हैं, उनकी वीडियोस को कैसे रोका जाएगा? तो यही डर खौफ है सिर्फ, जिसकी वजह से ये एक के बाद एक स्टेप लेते जा रहे हैं कि ना तो पहले ही आपको मालूम है कि बैन है, तो वो जो है ट्विटर जो है वो पहले ही यहाँ नहीं चलता, लेकिन फिर भी लोग वीपीएन के जरिए लगाते हैं। तो अब इनका क्या ख्याल है कि अगर ये कहेंगे कि सिर्फ रजिस्टर्ड जो होगा वही कर सकेगा, तो आपको मालूम है पाकिस्तानियों को जुगाड़ लगाना आता है, और ये कुछ भी कर लें तो कोई ना कोई तरीका वो रास्ता निकाल लेंगे, आप इतने लोगों का गला घोट के नहीं रख सकते। लेकिन क्या करें, ये लोग हर बात जल्दबाजी में करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर कोई मशवरा लोगों से किए, और बस अचानक से ये आपको मालूम है रातों रात इम्प्लीमेंट हो गया। पहले लोगों का ख्याल था कि शायद पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ खड़ी होगी, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने तो सभी को मायूस कर दिया। लेकिन अभी हम्म। भी लोगों को उम्मीद है कि इन्हें कुछ ना कुछ जो है इन्हें वापस लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी तो सुना है कि इमरान खान ने खत लिखा है आर्मी चीफ को, और अभी मैं जियो पे कुछ डिबेट सुन रहा था, वो 7 बजे जो शो आता है, कि खत उन्होंने लिखा, तो वो खातून ने पूछा हमारे भट्टी साहब से कि जी अब उन्होंने खत क्यों लिखा है, तो बस जी वो इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सब कुछ तो उनके बिहाफ पे हुआ था, यही आपका मौकफ था कि पीटीआई का, कि भाई सब कुछ उन्होंने किया, तो उनको अब खत लिखने का क्या मकसद है ना। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई बर्फ पिघलेगी और पीटीआई को रिलीफ मिलेगी, तो हो सकता है फिर इस तरह के जो कवानीन है वो भी रिपील हो जाएं? देखिए पीटीआई तो सर इनकी अपनी बनाई हुई है, ठीक है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई खुद ही बनाई थी, पीटीआई कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जो बात लोगों ने बना दी हो या ऐसे बन गई हो। तो सभी कहते हैं कि इमरान खान को और पीटीआई को बनाया गया था ताकि एक तीसरी पावर आ जाए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बाद। तो अब अगर इन्होंने इस्तेमाल तो करना है इमरान खान को, यहाँ तो म्यूजिकल चेयर चलती है ना, एक बार भुट्टो आ जाएंगे, फिर शरीफ फैमिली आ जाएगी, फिर इमरान खान आ जाएंगे, तो इसलिए ये बिल्कुल सिरे से इनको खत्म कर देने का तो मेरा नहीं ख्याल कि इनका इरादा होगा। अभी भी इमरान खान के कुछ ना कुछ सपोर्टर जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद हैं। अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान इतने आराम से वहां पे बैठकर मुर्गे बकरे ना खा रहे होते। और डेफिनेटली आपने देखा ही है कि किस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, या बेनजीर भुट्टो, इवन नवाज शरीफ साहब जब जेल में रहे तो उनके साथ क्या सलूक होता रहा है, वो इमरान खान के साथ नहीं है। इसका मतलब है इमरान खान के सपोर्टर जो हैं वो उसमें भी शामिल हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट कहलाती है। तो कहीं ना कहीं ये इमरान खान को वापस बाहर लाएंगे, चाहे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम के लिए भी बहुत से इमरान खान के सपोर्टर्स को यकीन था कि वो आएंगे तो इमरान खान को बाहर ले आएंगे, तो बाहर आते हुए तो इमरान खान लग रहे हैं, लेकिन पावर में आते दोबारा नहीं लग रहे। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो भी नई गवर्नमेंट लाने की तैयारी होगी, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या कोई हो, क्योंकि कुछ दिन पहले बिलावल साहब ने भी स्टेटमेंट्स दी थी कि इंटरनेट के स्पीड के हवाले से कि नहीं होनी चाहिए खराब, सही स्पीड मिलनी चाहिए लोगों को। तो यकीनन ये कोई ना कोई दूसरी गवर्नमेंट जो आएगी वो चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन लोगों को वो तमाम सहूलत देगी जो लोग मांग रहे हैं, जिसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, ताकि वो गवर्नमेंट सेट हो सके कि हाँ जी ये तो बड़े अच्छे लोग आ गए, पिछले वाले तो बहुत खराब थे, फिर चाहे कुछ टाइम के बाद वो भी वही हरकत करें जो पहले वाले कर रहे थे। इसी तरीके से सर ये पाकिस्तान चलता आ रहा है 77 ईयर्स से, और आगे भी मुझे लगता है यही होता रहेगा। तो ये जो फेक न्यूज का गलगला है, तो क्या बाकी मुल्कों में फेक न्यूज नहीं है? वो इतने परेशान नहीं होते, इतने कवानीन नहीं बनाते, फिर कवानीन को मजीद टाइट नहीं करते, तो क्यों हमें इस तरह के कवानीन बनाने पड़ते हैं कि जी फौज को भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप जुडिशरी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप नजरिया पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और ग्लोरी ऑफ इस्लाम जिसकी कोई डेफिनेशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, हम्म। उसके खिलाफ भी कोई बात नहीं कर सकते? तो क्या जावेद गांधी साहब ने एक दफा कहा था ना कि ये अजीब बात है कि लोगों के दिलों में अगर एहतराम ना हो तो कानून बनाकर आप किसी चीज का एहतराम पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी अप्रोच है?
सर वही ना, डरा धमका के तो आप किसी की इज्जत नहीं करवा सकते हो। जहां तक फेक न्यूज की बात है, फेक न्यूज पूरी दुनिया में चलती है। ये और बात है कि चाहे वो बड़ी से बड़ी कंट्री हो, वहां पर भी फेक न्यूज चलती है। हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे अब उनके यहाँ चले जाएं, कई बार ऐसी न्यूज होती है कि जिसमें हम भी हिस्सा ले रहे होते हैं, उस डिबेट में बैठे होते हैं और हम भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई है। तो वो तो चला करती है। उसके लिए इतना परेशान हो जाना कि आप बिल्कुल से पाबंदी लगा दें, हाँ ठीक है। आप उसको, कई बार ऐसा भी होता है, आप तो खुद न्यूज़पेपर वगैरह में रह चुके हैं, आपको मालूम है कि पहले जब इंटरनेट वगैरह इतना ज्यादा नहीं था, तब भी प्रिंट मीडिया में भी फेक न्यूज आया करती थी, और उसके दूसरे दिन उसकी तरदीद भी आया करती थी। तो बल्कि मेरे फादर जो जर्नलिस्ट है, वो यही कहते थे कि तरदीद तो कोई पढ़ता ही नहीं है, और वो बस पहली न्यूज देख के बैठ जाते हैं। तो वो चीज चला करती है, लेकिन जाहिर है कि अब इंटरनेट का जमाना है, लोग उसको सही भी कर लेते हैं, और मेरे ख्याल इसके लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि जी बहुत ही फेक न्यूज घूम रही है। अगर लोग डबल चेक करते हैं और वही खबर सही निकलती है, अगर ये चाह रहे हैं कि अगर बलूचिस्तान में कुछ हो रहा हो और लोग कोई खबर दे दें तो उसको कह दिया जाए नहीं जी वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, वहां तो सब लोग नाच गा रहे हैं, वो तो फेक न्यूज है कि वहां पर गोलियां चल रही हैं। अगर ये इस किस्म की न्यूज चलाना चाहते हैं तो फिर और बात है। अदरवाइज आज के जमाने में आप कहीं पर भी जो है वो न्यूज को छुपा नहीं सकते, और इतनी भी फेक न्यूज नहीं आ रही। वही जैसे एक बात है कि अगर फेक न्यूज की ही बात है, तो सबसे पहले तो आप वो पाकिस्तान स्टडीज की बुक जो है, उसमें ही इतनी झूठ का पलिंदा है कि वो उसके हर सफे पे झूठ लिखा हुआ है। हमने तो जब हमने सर 4-5 साल पहले इंडियन टीवी पे जाना शुरू किया था, तब तक तो हमें लगता था कि हमने सारी जंगें भी जीती हुई हैं, और भारत हमारा दुश्मन है, हमें खाने के लिए बैठा हुआ है, और हर चीज कारगिल तक जो है वो हम हमारे बजाय उन्होंने ही शुरू किया था, सब कुछ वो था। अब लोगों को पता लगा, तो फिर ये तो सबसे पहले जो पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स हैं उसको बंद करें, उसका टेक्स्ट चेंज करें, वो फेक न्यूज बतानी बंद करें। बच्चों को, जो आजकल के भी बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जी सारी जंगें जो है वो भारत ने शुरू की थी और सब वो हमारे पीछे पड़ गए थे, तो वो सब कुछ झूठ है। तो ये उसको भी फिर माने ना। ये सिर्फ एक अपनी बात को लेकर के नहीं जी, हमारी कोई खबर बाहर ना निकले। अगर ये वैसे चाइना जैसा कोई चीज करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान चाइना बन सकता है। अच्छा, ये जो बात है जंगें शुरू की इंडिया ने की या पाकिस्तान ने की, उस पर कई दफ़ा मैं बात कर चुका हूँ कि एयर मार्शल असगर खान जैसा एक रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर, वो ही इज़ ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड कि जनाब जितनी भी जंगें हुई वो हमने स्टार्ट की। तो फिर उसके पीछे क्या रह जाता है? अगर उन्होंने गलत बात की थी, पाकिस्तान को मेलाइन किया, बदनाम किया, हमारे पेट्रियाटिक जो लोग हैं ना, वो मेलाइन का लफ्ज़ बहुत यूज़ करते हैं, या फिर वो कहते हैं पाकिस्तान बैशिंग हो रही है। तो भाई अगर एयर मार्शल असगर खान ने मेलाइन किया पाकिस्तान को बिला वजह, बगैर किसी सबूत के, तो फिर उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं किया गया? आपने अपनी एयर फोर्स की जो एकेडमी है उसका नाम उनके नाम पे फिर क्यों रखा? व्हाई डिड यू ऑनर हिम? या तो उनकी बात जो है उसको आप गलत साबित कर देते, उन पे केस चलाते कि आपने पाकिस्तान को बदनाम किया है। तो अगर आप उनको ऑनर कर रहे हैं, इसका मतलब है उनकी बात इतनी गलत नहीं थी। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ कि कश्मीर डे 5 फरवरी को आपको पता है कि पाकिस्तान में कश्मीर डे मनाया जाता है। और अभी मैं देख रहा था कि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने एक कॉन्फ्रेंस की कश्मीर पे, जिसमें सबसे जो प्रोमिनेंट स्पीकर थे वो मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन सैयद थे, और उनके साथ फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हुई। तो मुशाहिद साहब कह रहे थे कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है ना, वो कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि चाइना भी हमारा बहुत बड़ा हामी है इस पे। तो क्या ये सिर्फ 2 लोग ही हैं जो पाकिस्तान की हमायत कर रहे हैं? चाइना हो गया और यूएन के सेक्रेटरी जनरल, अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या क्या वजह है कि हम उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आइसोलेट हो गए हैं, और हमें बहुत कामयाबियां मिल रही हैं बांग्लादेश में भी, और चीन की कामयाबी भी जो है वो गोया हमारी कामयाबी है, और ये जो सदी है ना, ये एशिया की सदी है। तो भाई एशिया की सदी होगी तो हमें क्या मिलेगा उसमें से? तो हम अपनी बात क्यों नहीं करते कि हम में क्या कमी है, हमें क्या चेंज लाने की ज़रूरत है? तो हम इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी और अहमद शाह अब्दाली हमारे हीरो हैं। ये क्या है? मुशाहिद साहब जैसा बंदा जिसने दुनिया देखी हुई है, बाहर से पढ़ाई भी की उन्होंने, इतने अच्छे ओहदों पे रहे, तो वो इस तरह की जो पॉपुलिस्ट बातें कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? आपने उनके साथ काम भी किया है, तो कुछ रोशनी डालिए इस पे।
सर मैंने उनके साथ बिल्कुल अपने कैरियर के शुरू में जब एज अ जर्नलिस्ट मैंने काम शुरू किया था, तो उनका एक नी हाउस सलाम के नाम से एक मैगजीन था जो कि पाक चाइना इंस्टीट्यूट का था। उसमें एज अ जॉइंट एडिटर मैंने 1 साल उनके साथ काम किया, और मेरा ख्याल है वो 1 साल ऐसा था कि मुझे उसमें ये पता लग गया कि मैं मुशाहिद साहब से इम्प्रेस बिल्कुल नहीं हूँ। आदिशर कावस जी, डेफिनेटली आप उन्हें जानते होंगे। आदिशर कावस जी बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, पारसी कम्युनिटी से ताल्लुक था उनका, बहुत बढ़कर बात किया करते थे। और जब कभी भी कराची जाती थी तो मैं उनसे जरूर मिलती थी। तो उन दिनों जब मैं मुशाहिद साहब के साथ वो एक साल का जो मैंने काम किया उस वक्त कर रही थी, मैंने जाकर आदिशर कावस जी से जिक्र किया कि मैं मुशाहिद साहब के साथ काम कर रही हूँ। तो वो मुझ पे काफी बिगड़े, उन्होंने कहा कि तुम्हें और कोई नहीं मिला। तो बहरहाल ये तो उनका इंट्रोडक्शन है। और बिल्कुल मुशाहिद साहब जो हैं वो अपने हिसाब से, अपनी फायदे के हिसाब से अपने ओपिनियन चेंज कर देते हैं। जैसे कि वो इंडिया के बारे में बात करनी हो या कुछ हो, हमेशा से, मुझे तो उस वक्त खैर नहीं पता था, लेकिन अब मुझे अंदाजा हो गया है कि वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिशमेंट के फेवर में रहते हैं, और जो उनका मौकिफ होता है वो वही होता है जो स्टैब्लिशमेंट का है। अगर वो कह रहे हैं कि भारत सही नहीं है, तो वो भी यही कहेंगे कि भारत सही नहीं है। और अगर वो कहेंगे कि चाइना सही है, चाइना के कैंप में रहना है, तो उन्होंने यही कहना है कि चाइना के कैंप में रहना है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात को अब शायद बहुत से मेरे जैसे उनसे कहीं जूनियर जर्नलिस्ट जो हैं, हम लोग उनको इतना सीरियसली नहीं लेते। मगर ये जरूर है कि उनकी बातों की वजह से और इस तरह के लोग जो आगे रहते हैं, जो कि पॉलिसीज बनाने में भी शायद जिनका रोल रहा है, उनकी वजह से ही गलत पॉलिसीज बनी है। और उन्हीं गलत पॉलिसीज की वजह से अभी तक हम कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। हालांकि कश्मीर का केस सर हम बहुत पहले हार चुके हैं, और ये बात हम सिर्फ मानने को तैयार नहीं है कि अब वो जो कहते हैं ना कि वेंटिलेटर के ऊपर किसी को रख देते हैं, किसी बीमार को, और फिर डॉक्टर को भी पता होता है कि इसकी जान निकल चुकी है, लेकिन वो घर वालों को बताते नहीं है कि जी हमने वेंटिलेटर पे रखा है, शायद ठीक हो जाए। कश्मीर केस हम बहुत पहले हार चुके हैं, और एक तरह से भारत को कहिए तो वो जीत चुका है। और हम सिर्फ वेंटिलेटर पे हमने कश्मीर को रखा हुआ है, और उसके बहाने हम कुछ फंड वंड ले लेते हैं, और फिर कश्मीर कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। वरना कश्मीर जो है वो अब हमारे हाथों से निकल चुका है। ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर है। भारत ने बगैर एक गोली चलाए, बगैर हमारे साथ लड़ाई किए, झगड़ा किए, बगैर कुछ किए, उन्होंने वहां पे जिस तरीके से डेवलपमेंट की, उन्होंने सभी को अपनी तरफ कर लिया। वो G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं, वहां पर उनके यहाँ ट्रेन चल रही है, तो कभी मॉल बन रहा है। हमारी तरफ क्या हो रहा है? हमारी तरफ तो एक रोड तक हम ठीक नहीं बना पा रहे, उनके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो वो एक बार मैं किसी इंडियन टीवी पर गई थी, और वहां पर हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट कह रहे थे कि जी जो हमारे यहाँ कश्मीर के लोग हैं, वो फौज के यानी इंडियन फौज के लोगों को उठाकर जो है कश्मीर से बाहर फेंकेंगे, नीचे फेंकेंगे। तो मैंने कहा पता नहीं वो तो कब फेंकेंगे, फिलहाल तो अपने ही फौजियों को और पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक रहे हैं। उन दिनों फेंका जा रहा था, कुछ ज्यादा अरसे पुरानी बात नहीं है। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के रहते हैं, हम कभी हकीकत का सामना करते ही नहीं। हमारे अंदर एक खास किस्म की बीमारी है कि हम अपने आप को ठीक करने को तैयार नहीं होते। ठीक है, बहुत से लोगों को गलत एक इंफॉर्मेशन होती है, बहुत से लोगों को गलत एक बताया गया होता है, सिखाया गया होता है, लेकिन हम बाद में तो उसको पढ़कर या देखकर या सुनकर अपने आप को करेक्ट कर ही सकते हैं। वो करने को हम तैयार नहीं है। कश्मीर के चक्कर में हमने पूरा पाकिस्तान का हाल खराब करके रखा हुआ है। एक कश्मीर को लेकर हम अगर उसके इशू को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, हम किसी तरीके से उसके लिए जो है कुछ नहीं कर पा रहे कि भाई हम साइड पर हो जाएं। हमने तो देखा ही है कि भारत उसको जीत चुका है। मैं नहीं, कई लोग कहते हैं इसको कि जी वो जंग हम हार चुके हैं, लेकिन नहीं, उसके चक्कर में पूरे कंट्री का हमने ऐसी तैसी करके रखी है कि यहाँ पर के ना कोई आने को तैयार है। भारत आप देख लीजिए, भारत में हर कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कोई भी जाता है, किसी को डर खौफ नहीं है, टूरिज्म भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ कौन आ रहा है? वो एक इंडोनेशिया के आने वाले थे, वो भी कई रास्ते से वापस अपने घर चले गए। तो हमने तो अपना हाल खराब कर लिया, लेकिन अपनी जिद हम नहीं छोड़ रहे। एक हमने एक वो बना लिया है कि नहीं, कश्मीर के साथ हम खड़े। कश्मीर के साथ वो लोग खड़े हुए हैं जो अपने KPK वालों के साथ नहीं खड़े, जो बलूचिस्तान के साथ नहीं खड़े हुए, अपने ही कश्मीर जो अपनी साइड पे कश्मीर है उसके साथ नहीं खड़े हुए। वो कहते हैं जी हम सरहद पार करके जो कश्मीरी है ना उनके साथ खड़े, फलस्तीन के साथ खड़े। ना यहाँ से कोई फलस्तीन जाता है, ना कुछ करते हैं। और उसके बाद इमरान खान के जमाने में भी बार बार कहा जाता था जी वो तो वहां क्रॉस कर जाएंगे। और हमारे क्रिकेटर भी जो रिटायर हो जाते हैं, शाहिद अफरीदी जैसे, वो भी खड़े होकर कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट देते हैं। भाई आप इस वक्त चीजों को कम करने की जरूरत है या झगड़े को बढ़ाने की जरूरत है? ये अब
तो इतने सालों से इसको करते चले आ रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब फिर 5 फरवरी को छुट्टी दे दी है सबको कि जी सब घर बैठे। और मुशाहिद साहब ने वहां पे ये भी कहा कि आरएसएस जो है ना वो एक टेररिस्ट, फाशिस्ट एंड रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इंटरेस्टिंगली जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के वो ये बात कर रहे हैं। तो क्या जमात इस्लामी कोई बहुत ही लिबरल, बहुत प्रोग्रेसिव और बहुत टॉलरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन है? आरएसएस में तो फिर भी माइनॉरिटीज के लोग आपको नजर आ जाते हैं, जमात इस्लामी में कौन सी माइनॉरिटीज के लोग हैं? और फिर ये जो बातें हैं जो जमात इस्लामी पाकिस्तान के लोग करते हैं, उनके जो अमीर हैं, नए अमीर हाफिज नईम साहब, तो वो अगर जमात इस्लामी इंडिया जो है, जिसको जमात इस्लामी हिंद कहा जाता है, उनसे ही मशवरा कर लें कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है कश्मीर पे। वो तो कश्मीर की मूवमेंट को जो है वो गुंडागर्दी करार देते हैं, वो तो उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, उसको कंडेम करते हैं। और ये जो जमात इस्लामी है, तो क्या कौन सी जमात इस्लामी फिर सही है, कौन सी गलत है? सर एक तो हमारे यहाँ के लोग चाहे वो इंडियन टीवी पे जाएं या कहीं पर भी बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हों, वो आरएसएस का नाम बहुत लेते हैं और उनमें से मेजोरिटी को यही नहीं पता कि आरएसएस से बनता क्या है। अगर आप पूछ लें तो हो सकता है मुशाहिद साहब भी 2 मिनट के लिए चकरा दें और फिर कुछ सोच साच के जवाब दें। इनको कुछ नहीं पता, इन्होंने अपनी तरफ से सोच लिया है कि ये कोई इंतहा पसंद जमात है या क्या है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मुझे तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पकड़ पकड़ के, जैसे कहते हैं ना, ये पढ़वाया है कि ये क्या है आरएसएस। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग किस तरह के काम करते हैं। उसमें कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स जो हैं, मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो है मुझे ये अवेयरनेस दी और मुझे जो है कई तरह के मटेरियल भेजे जिससे मैंने पढ़ा और मुझे पता चला कि आरएसएस क्या है। इन लोगों को पता होता कुछ है नहीं, ये उठ करना आरएसएस जी इंतहा पसंद तंजीम, आपको पता है आरएसएस क्या करती है? अब इनको आरएसएस का यही नहीं पता कि फुल फॉर्म क्या है और ये बैठ के बात कर रहे होते। तो यही मुशाहिद साहब कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मुशाहिद साहब तो वही बात करते हैं जो उनको जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कही गई होती है, ऐसे ही तो नहीं। वो इतने सालों से सेनेटर बने बैठे, तो अब वो ऐसा ना हो शो देख लें और पता लगे मेरी शामत आ जाए। लेकिन ये जरूर है कि मगर ये जरूर है सर कि अगर हम इन चीजों में से निकलेंगे, और जमात इस्लामी को तो हम जानते ही है कि वो किस तरह की बातें क्या करते हैं और किस तरह के ख्यालात को लेकर चलते हैं, तो उनको सपोर्ट करना पाकिस्तान को जरूरत है कि हम थोड़ा सा मॉडर्न हो, थोड़े से हम आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम दुनिया के साथ चल सकें, बजाय इसके कि हर जगह पे हमने पंगे लेके रखे हुए, हर जगह पे हमारे झगड़े चल रहे हैं। और भारत जिससे सारी दुनिया हाथ मिला रही है, मैं ये नहीं कह रही कि हर एक परफेक्ट होता है, शायद कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है, भारत में भी 10 चीजें होंगी जो शायद हमें ठीक ना लगे, लेकिन कोई तो रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ काम कर सके। हमने कौन सी रिश्तेदारियां करनी है, लेकिन सारी दुनिया मिल रही है। या तक कि सर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भारत से मिल रही हैं, वो ना सिर्फ मिल रही हैं बल्कि वो पीएम मोदी को अवार्ड दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं हमने वही जिद बना के रखी है। हालांकि पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तो दोस्ती करने की कोशिश भी की थी और उस वक्त फिर कारगिल कर दिया गया, कभी कुछ हो गया। तो वो हमेशा ही पीएमएलएन जो है वो कोशिश करती है, लेकिन हर बार जो है वो जाहिर है कि कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते। और मुशाहिद साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोप का जवाल हो गया, यानी डाउनफॉल उनका हो चुका है और अब चीन ही चीन है। तो पता नहीं उससे क्या खुशी मिलती है हमारे पाकिस्तानी मुहिब वतन लोगों को। और फिर उन्होंने एक और तजवीज़ भी दी, उन्होंने प्रपोज किया कि हमें एक डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए जो स्पेशल एनवॉय हो कश्मीर पे। और उन्होंने कहा कि अब्दुल बासित साहब जो है ना वो इसके लिए बहुत फिट हैं। तो अब्दुल बासित साहब को उनको ये चाहिए कि ये ओहदा दे दिया जाए। और यहाँ पे मैं ये भी जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने हाफिज साहब ने कहा, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, कि कश्मीर का मसला जिहाद से ही हल होगा। तो इसी तरह की बात हमीद गुल साहब ने, जनरल हमीद गुल ने भी की थी और उन्होंने ये कहा था अगर जिहाद से ये मसला हल ना हो तो फिर हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करने चाहिए, यानी न्यूक्लियर जंग छेड़ देनी चाहिए। और सैयद अली गिलानी का आपको पता है, जिनकी मुशाहिद साहब भी बड़ी तारीफ करते हैं और बासित साहब भी बड़ी तारीफ करते हैं, कि सैयद अली गिलानी साहब, इनको एजी नौरानी जो इंडिया के बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनको हमारे यहाँ बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि अली गिलानी साहब जो हैं बड़े एक्सट्रीमिस्ट आदमी हैं एंड यू कैन नॉट रीजन विद हिम। और आपको पता है कि उन्होंने उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई थी श्रीनगर में, और हाफिज ने उनकी नमाज जनाजा, गायबाना नमाज जनाजा लाहौर में पढ़ाई थी।
तो क्या मुशाहिद साहब इन लोगों को भी एक्सट्रीमिस्ट समझते हैं, फाशिस्ट समझते हैं, टेररिस्ट समझते हैं कि नहीं समझते, या सिर्फ आरएसएस को समझते हैं? और अगर आरएसएस टेररिस्ट है तो पाकिस्तान ने यूएन से या अमेरिका से क्यों आरएसएस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करवाया? या अब कोई मूवमेंट शुरू कर दें कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो आरएसएस को टेररिस्ट डिक्लेयर करे। हमारी तो 100 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको यूएन के इदारों ने, यूएन ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर किया हुआ है। हमारी उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं। बिल्कुल तो हम आरएसएस को क्यों नहीं टेररिस्ट डिक्लेयर करवा सके? बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल बनती है कि फिर क्यों आरएसएस को इन्होंने डिक्लेयर नहीं करा रखा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस चीज का जवाब तो डेफिनेटली मुशाहिद साहब दे सकते होंगे। मैंने कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मैंने मुशाहिद साहब को मैसेज किया था कि अपने शो में बुलाने के लिए, तो उन्होंने पढ़कर छोड़ दिया। उन्होंने का क्या जाऊं उसके शो में, तो उन्होंने मुझे जवाब भी नहीं दिया, वरना मैं डेफिनेटली उनको बुलाकर ये सारे सवाल करती और शायद इसी वजह से उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। लेकिन सर जाहिर है हमारे यहाँ तो बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से ऐसे हाफिज सईद और कई दूसरे लोग हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये टेररिस्ट हैं, लेकिन हम नहीं मानते। हम फिर भी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जिनको हम टेररिस्ट मानते हैं उन्हें यूनाइटेड नेशन नहीं मानती। तो या तो हम यूनाइटेड नेशन की हर बात को मान जाएं, या फिर हम कह दें कि यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब ही नहीं है, अगर हम दूसरी तरफ देखें। लेकिन जाहिर है कि जहां तक चाइना की आपने बात की, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मुशाहिद साहब बहुत टाइम से काम करते रहे हैं और उनका काफी पैसा उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट भी करा रखा है, ऐसा भी मैंने सोचा था। तो शायद इसलिए भी उनको लगता है कि सिर्फ चाइना ही चाइना रह गया है। इसलिए कि अगर उन्होंने ये बोल दिया कि चाइना का भी फट्टा बैठने लगा है, चाइना की इकोनॉमी खराब हो गई है, जो कि खबरें आ रही थी पिछले दिनों कि चाइना की इकोनॉमी खराब हो गई, तो हो सकता है चौधरी शुजात कहेंगे भाई मेरा तो सारा पैसा तुमने वहां लगवा दिया और अब चाइना ही डूब गया। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात हो। लेकिन ऐसा बहुत अफसोस होता है कि मुशाहिद साहब जैसे पढ़े लिखे आदमी जो हैं वो इस तरह की बात करें कि डिसबैलेंस किस्म की, कि जी बिल्कुल अब तो सिर्फ चाइना ही रह जाएगा, बाकी सब जो है वो गायब हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ना तो अमेरिका कहीं जा रहा है, ना ही बाकी कंट्रीज कहीं जा रही हैं, और ना ही चाइना कहीं जा रहा है। अगर हाल खराब होता चला जा रहा है, जो दिखाई भी दे रहा है, तो पाकिस्तान का दे रहा है। हर थोड़े दिन में वेंटिलेटर पे पाकिस्तान पड़ा होता है और उसके मुंह के ऊपर जो है वो समझो ऑक्सीजन के तौर पे जो है कभी आईएमएफ पैसा दे देता है तो कभी वर्ल्ड बैंक दे देता है। लेकिन कब तक चलेगा और कब ये लोग ये ऑक्सीजन ले लेंगे? अब तो चाइना ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। चाइना भी कह रहे हैं कि फंड नहीं देगा और सीपैक का जो है वो फेज 2 स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो पता नहीं कौन सा चूरन बेचते रहते हैं वहां पे। जैसे कहते हैं ना कि पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि यहाँ पे हाल क्या है, इन्हें कश्मीर कश्मीर लगा हुआ है। अब आई डोंट नो, ये वही है, वो एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं। तो उसमें वो पूरे में जब फौज आ जाती है और सब तरफ जो है वो मार कुटाई वो चल रही होती है, तो वो अपने शतरंज उठा के और जंगल में जाकर खेलने लगते हैं। हमारा वही हाल है। पूरा पाकिस्तान का जो है हाल खराब हो गया और इनको कश्मीर का बुखार ही नहीं उतर रहा। पता नहीं कश्मीर कश्मीर लेकिन उन्हें करना क्या कश्मीर का, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और ले भी नहीं सकते। यहाँ तो ले सकते होते ना, लेने जोगे होते। वही जो आसमा जहांगीर साहिबा कहा करती थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो फिर लेने जोगे होते तो ले लिया होता अभी तक। लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। और उसके बाद हट जाते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर आते आते के साथ यूनाइटेड नेशन में जाकर कहता है कि जी कश्मीर पे बात शुरू कर देता है, और आपने देखा है कि कभी कोई जवाब नहीं देता। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जितने प्राइम मिनिस्टर आए, जो भी जाता है यूनाइटेड नेशन, वो एक बार जाके कश्मीर जरूर करता है। या जो यहाँ पर आ जाता है कोई बेचारा भूला भटका गलती से कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तो उसके सामने भी हमारे शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कश्मीर कश्मीर करते हैं और उसके बाद वो ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। तो सर इन लोगों को पता नहीं इंसल्ट फील नहीं होती है, या पता नहीं आदत पड़ गई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि अब महसूस ही नहीं होती है। उससे उस जगह से होते कहते हैं ना ऊपर उड़ गए। अब इनकी कितनी भी बेइज्जती हो उनको महसूस नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है। ये जब से पाकिस्तान में जब से प्राइम मिनिस्टर आना शुरू हुए हैं, इनको स्टैब्लिशमेंट ने ऐसा इस्तेमाल किया है कि बेचारों की अपनी इज्जत तो कोई रही नहीं है। ये सिर्फ गाड़ी पे फ्लैग लगाने के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप लेने के लिए किसी भी लेवल पे चले जाते हैं, तो अब इनको कहा जाता है भाई तुमने जाना है और जाते ही पहला स्टेटमेंट तुमने भारत के खिलाफ देना है, पहला स्टेटमेंट तुमने कश्मीर पे बोलना है। ये वही करते हैं। और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, आप इमरान खान को देख लीजिए, जैसे ही बाहर आए इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफें शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने जल्दियों में और जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी उसमें वो कहते थे जी उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये इमरान खान को क्या प्राइम मिनिस्टर समझ में नहीं आ रहा था जब वो कह रहे थे कि एक छोटा आदमी बड़े ऑफिस में चला गया और किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनको ये बताया गया था कि तुम 10 साल इधर ही रहोगे,
तो ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके इधर-उधर जो उनके चमचे-वमचे थे वो भी ऐसे हो गए थे कि वो हम लोगों से, मेरे जैसे लोगों से बड़ी आंखें फेर के बातें किया करते थे। मैं इनको क्या हो गया, पता लगा इनको कि इमरान खान 10 साल रहने वाले हैं, तो ये जो इमरान खान के खिलाफ कुछ बोले या जरा सी बात करे तो ये उसके पीछे पड़ जाते थे। तो सर वही यहाँ पर भी हो रहा है। और मुशाहिद साहब तो आप जैसा मैंने कहा कि वो तो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोलते हैं और वही वो बोले जा रहे हैं बगैर चेक किए। हालांकि उनको तो अब कम से कम, अब तो इतना सीनियर होने के बाद अब तो उनको ख्याल करना चाहिए कि जो बात सही है मैं वो करूं, लेकिन पता नहीं अपनी कुर्सी से लोगों को इतना क्या प्यार होता है कि ये सिर्फ वही बात करते हैं जो जो दूसरा सुनना चाहता है, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट सुनना चाहती है। जी, आपको याद होगा कि जियो पे इन्होंने एक दफा बड़ा खुशी का इजहार किया था कि अब चीजें बदल जाएंगी, अब सिखों का एक रेफरेंडम होने जा रहा है। तो वो सिखों के रेफरेंडम में से भी कुछ नहीं बरामद हुआ। अभी तक उन्होंने, सिखों ने खुद, जो खालिस्तानी सिख हैं, अभी तक उसके रिजल्ट्स का भी अनाउंसमेंट नहीं की। आप इमेजिन करें। और इसी फंक्शन में, इसी प्लेटफॉर्म से अब्दुल बासित साहब ने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की और उन्होंने कहा कि हमने खुद जो है कश्मीर की मूवमेंट को दहशतगर्दी करार दे दिया और हम कश्मीर को प्रायोरिटी नहीं देते रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि जी 2004 में जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे तो हमने लिख के दे दिया 6 जनवरी को, जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट था, कि हम इंडिया में कोई टेररिज्म नहीं करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमात इस्लामी, जिसने 99 में जब वाजपेयी साहब आए थे लाहौर, कितना हंगामा किया था, यानी जो फ्रेंडली कंट्रीज थे टर्की जैसे, उनके एम्बेसडर्स की गाड़ियों को भी इन्होंने निशाना बनाया, अटैक किया उन पे। और जब जनवरी 2004 में वही प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इस्लामाबाद आया तो वो चुप साध गए, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि ऊपर से इशारा कोई नहीं था एहतजाज करने का। तो क्या मुशाहिद साहब को इन चीज़ों का पता नहीं है कि जमात इस्लामी की हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है? सर आई डोंट नो कि उनको पता है या नहीं पता है, लेकिन जाहिर है जितना टाइम उन्होंने गुजारा है अपना सियासत के अंदर तो उन्हें डेफिनेटली पता होना चाहिए। उससे पहले जहां तक मैंने सुना है तो वो जर्नलिस्ट भी रहे, तो अगर उसके बाद भी उनको नहीं पता और इस तरह की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल है बहुत ही अजीब और हैरत की बात है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने कहा कि वो वही जबान में बात करते हैं जो उनको बताई गई होती है या जो जो उनको डिक्टेशन दिया गया होता है। मेरा ख्याल है वो वही बात आगे दोहरा देते हैं बगैर सोचे। अब जो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, जो खालिस्तान की बात हम लोग बार बार करते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सपोर्ट किया जाता है, बड़ा खुल्लम खुल्ला हमारे लोग कहते हैं हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं। तो भाई अगर आप किसी दूसरे की कंट्री में इस तरीके की जो जो भी मूवमेंट होती है उसको अगर सपोर्ट करेंगे, तो फिर वो अगर उठकर कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लगता है? यानी कि आप करें तो ठीक है, दूसरा करे तो गलत है। मैं तो दोनों को गलत कह रही हूँ, उनको भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए और हमें भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उठकर करेंगे और दूसरा करेगा तो फिर उसमें और आप में तो कोई फर्क नहीं रहना चाहिए ना। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि हम कुछ भी गलत करें उस पर हम मानते। मुशर्रफ साहब की किताब में भी लिखा है, मुशर्रफ साहब ने अपनी इंटरव्यूज में भी कहा है, आपको पता है कि उसमें उन्होंने यही बात की है कि जी हमने जिहादी बनाए थे कश्मीर के लिए, हमने जिहादी बनाए थे अफगानिस्तान के लिए। तो अब हम कहते हैं नहीं, उस वक्त वो हमें फ्रीडम फाइटर लगते थे। अब जब वही लोग आके हमारे सर के ऊपर फटना शुरू हो गए तो अब हम उन्हें टेररिस्ट मानना शुरू कर दिया हमने। तो साथ ही साथ वो गुड तालिबान बैड तालिबान वाला भी चूरन हमने खिलाया था एक जमाने में जब अफगानिस्तान की जंग चल रही थी। तो वो गुड तालिबान बैड तालिबान क्या था, मतलब जो कहीं और जाकर मारे वो गुड तालिबान, जो आके हमारे यहाँ ही फट जाए तो बैड तालिबान। तो ये जो हम डबल पॉलिसी खेलते आए हैं हमेशा से, मेरा ख्याल यही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और इसमें डेफिनेटली पॉलिसी मेकर्स का हाथ है, क्योंकि आम पब्लिक बेचारी तो सिर्फ देख रही है और सुन रही है, उसके हाथ में तो कुछ नहीं है। जी। और बासित साहब ने वहां पे ये भी कहा कि हम कश्मीर के कॉज के साथ सिंसियर नहीं हैं। तो उससे बड़ी फिर क्या सेल्फ इंडाइटमेंट होगी कि आपने प्रायोरिटी भी नहीं दी कश्मीर को, उसके साथ सिंसियर भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारी कश्मीर पॉलिसी है क्या। उन्होंने कहा कि हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, और फरवरी 2021 में हमने इंडिया के साथ सीज फायर एग्रीमेंट भी किया कश्मीर के हवाले से। तो खुद जो है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो उसका बहरहाल मुशाहिद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं मुशाहिद साहब को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूं और हम जानना चाहेंगे कि उनका मौक़िफ़ जो है इस हवाले से क्या है। हो सकता है आपके शो में आ जाए, मुझे तो खैर उन्होंने जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। नहीं, मुझे भी याद पड़ता है कि एक दफ़ा मैंने इनवाइट किया था तो, लेकिन उनका कोई जवाब आया नहीं था। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुस्लिम के ज़माने से मैं जानता हूँ उनको, एंड ही नोज़ मी। तो इट वुड बी ग्रेट कि अगर वो मेरे शो में आएँ। तो एनी कंक्लूडिंग थॉट्स आरज़ू?
बस सर यही है कि यहाँ पर मैं यही बस कहना चाहूंगी लास्ट में कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और इस तरीके से लोगों की ज़बान को रोका नहीं जा सकता, और इससे पाकिस्तान का नाम ही मजीद खराब होगा, और कुछ अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं। सारी दुनिया देख रही है इस वक्त इस तरफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया।